2004 से पहले YRF यानी यशराज फिल्म्स एक ऐसा स्टूडियो था जो अपने रोमांटिक ड्रामा या फिर रोमांटिक एक्शन फिल्म्स के लिए जाना जाता था। फिर चाहे राजेश खन्ना सर के साथ उनकी पहली फिल्म दागो, या फिर हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सर के साथ काला पत्थर हो, या फिर 1980 की सबसे बिगेस्ट हिट चांदनी हो। 1995 में आदित्य चोपड़ा ने एज डायरेक्टर के रूप में डेब्यूट किया, जिन्होंने हमें DDLJ और दिल तो पागल है जैसी मूवीज दी। लेकिन 2004 में यशराज फिल्म्स ने वो बिगेस्ट डिसीजन लिया जिसने बॉलीवुड में एक्शन जॉनरा को एंड हीरो एंड विलन के डायनामिक्स को ही चेंज करके रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाइक लवर्स के एंथम सॉन्ग एंड हम लॉन्डो के दिल में बाइक्स के लिए क्रेज को जगाने वाले आइकॉनिक फिल्म फ्रेंचाइज धूम की। हेलो, मेरा नाम है जयदीप राजकुमार और जहाँ धूम 4 की अनाउंसमेंट के चलते जिसमें रणबीर कपूर को कास्ट कर लिया गया है, जेडी बोलेगा एपिसोड 3 में मैं बात कर रहा हूँ व्हाई धूम फ्रेंचाइज इज सो कल्ट क्लासिक एंड ऐसा क्या था धूम फ्रेंचाइज में जिसका कल्चरल इम्पैक्ट हम पे और बॉलीवुड पे आज भी है कि धूम के रिलीज के 20 साल बाद भी हम धूम 4 का इंतजार कर रहे हैं। याद है 2004 में जब MTV चैनल पे टाटा यंग का धूम मचाले सॉन्ग का गाना दिखाते थे एंड हम रिमोट पकड़ के एक ध्यान टीवी पे और एक ध्यान दरवाजे की तरफ रखते थे कि कहीं बापू ना आ जाए वरना कूट दिए जाएंगे। खैर इतना तो आजकल रील्स पे भी हम देख लेते हैं। सॉरी यार, इमोशन में बह गया था। बट कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि धूम मचाले सॉन्ग ने 15 से 20 साल के ना सिर्फ लड़कों पे पर लड़कियों में भी ऐसा क्रेज चला था कि धूम मूवी के गानों के एल्बम ने ही 22 लाख यूनिट्स की सेल्स की थी। सिर्फ 11 करोड़ में बनी धूम इनिशियली बहुत ही छोटे लेवल की मूवी होने वाली थी। आइडिया बहुत ही सिंपल सा था कि एक चोर का ग्रुप जो हवा से तेज भागते हैं और एक सुपर कॉप जो चोर को पकड़ता तो है लेकिन उसी के स्टाइल में। एंड इवन आपको ये बात जान के सरप्राइज होगा कि इनिशियली धूम मूवी में बाइक्स का यूज तो होना ही नहीं था, लेकिन मूवी के मेकर्स ने ये कहा कि इंडियन सिनेमा में एक्टर्स का फेस दिखना ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मेकर्स ने वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज ये पूरी फ्रेंचाइज जानी जाती है। धूम मूवी ने एक तरह से उस टाइम पे एक न्यू ट्रेंड चालू कर दिया था मूवीज को स्टाइलाइज्ड करने का। मोस्ट इम्पोर्टेंटली धूम मूवी ने बॉलीवुड में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया हीरो और विलन के बीच के उस डायनामिक को चेंज करके एंड हेंस जन्म होता है एंटी हीरोज का। कबीर का कैरेक्टर हो या फिर आर्यन का कैरेक्टर हो, धूम मूवी ने सालों से चलते आ रहे इस चेन को ब्रेक किया जिसमें ट्रेडिशनली हीरोज को मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हुए दिखाया जाता था एंड विलन्स को एक नॉन लाइकेबल कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड किया जाता था। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इवन अगर पुरानी मूवीज को फॉलो करो तो क्रिमिनल और कॉप के बीच के उस डायनामिक्स को भी एक ट्रेडिशनल वे में एग्जीक्यूट किया जाता था। कॉप अपना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाला एंड क्रिमिनल अपना डार्क, शेडी एंड बदला लेने वाला होता था। बट ऑल एंड एवरीथिंग चेंज्ड थैंक्स टू धूम मूवी। धूम मूवी ने एक ट्विस्ट दिखाया जिसमें विलन्स या फिर बोलो तो एंटी हीरोज को कूल एंड कैरिज्मेटिक वे में दिखाया गया। धूम मूवी में कबीर का कैरेक्टर एक बैंक रॉबर होता है, एक कैलकुलेटेड, कोल्ड एंड मास्टरमाइंड बंदा जो खुद ही अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकता है लेकिन अपना काम इतने स्टाइल से एंड स्विफ्टली करके चला जाता है कि लोग उसे नापसंद कर ही नहीं पाते हैं। उसकी बाइक राइडिंग स्किल्स एंड उसका एक पल में गुस्सा होना एंड अगले ही पल में स्माइल पास करना उसको अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। कबीर का कैरेक्टर बॉलीवुड की ट्रेडिशनल हीरोइज्म को चैलेंज करता है एंड ये बताता है कि एक बंदा जो लॉ ब्रेक करता है, डेयरिंग है एंड अपने गुड गाय यानी कॉप को चैलेंज करके उसकी बराबरी कर सकता है। हेंस हीरोइज्म बट फ्रॉम द एंटी हीरो पर्सपेक्टिव। इवन धूम 2 में भी आर्यन का कैरेक्टर एंटी हीरो के पर्सपेक्टिव को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। आर्यन का कैरेक्टर ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है बट इतना ज्यादा चार्मिंग होता है कि उसके लिए चोरी करना या फिर कॉप को चैलेंज देना बहुत ही आम बात हो जाती है। उसके चोरी करने का स्टाइल भी अलग होता है, वो डिस्गाइज का मास्टर है। उसके एग्जिट प्लान्स में भी भाई क्रिएटिविटी होती है। मिस्टर ए का जो स्टाइल था एंड उसका जो ऑरा था आज तक उसे कोई रिक्रिएट नहीं कर पाया है। धूम 2 ने हमें एक ऐसे एंटी हीरो दिया जो लिटरली आज के टाइम तक हीरो से ज्यादा पॉपुलर है। जब धूम 1 रिलीज हुई थी तो किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतनी कमाई करेगी और एक कल्ट क्लासिक मूवी में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि धूम 1 को क्रिटिक्स की तरफ से उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मिक्स रिव्यूज मिले थे। जहां ऑडियंस के दिल में इस मूवी को लेके एक क्रेज आ गया था, वहीं कुछ क्रिटिक्स ने इसको फास्ट एंड फ्यूरियस का शेमलेस रिप ऑफ बताया था, तो वहीं कुछ ने धूम 1 को 1.5 स्टार्स की रेटिंग दी, ये बोल के कि धूम है स्टाइल बट नो स्क्रिप्ट। लेकिन फिर जो धूम ने बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस दिया उसके बाद ही धूम 2 का अनाउंसमेंट
इम्प्लीमेंट कर दिया गया और यही था इस फ्रेंचाइज का टर्निंग पॉइंट। धूम 2 को जब क्रिएट किया जा रहा था तो इसके मेकर्स ऐसा मूवी बनाना चाहते थे जो क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों में ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेके आए। धूम 2 सही मायनों में अपने प्रेडिसेसर का वर्दी सक्सेसर तो था ही, बल्कि बॉलीवुड की वो पहली ऐसी मूवी थी जिसको ब्राजील में शूट किया गया था। धूम 2 ने एंटी हीरो का एक और वर्जन मेल एंड फीमेल दोनों में ही दिया, जहाँ पे इस बार ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय को एज आर्यन एंड सुनेरी के रोल में कास्ट करके बॉलीवुड की ऑन स्क्रीन जोड़ी में दिखने वाली परफेक्ट जोड़ी में से एक कपल को रेडी किया गया था। एंड भाई लोग मानो या ना मानो, ये ऋतिक रोशन का वो पीक था जिसमें फीमेल्स का तो छोड़ो भाई मेल्स का भी मैन क्रश बन गए थे। अब देखो, धूम से पहले बॉलीवुड में एक्शन ट्रेडिशनली ज्यादातर वही सेम हुआ करते थे। हीरो और विलन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वो फाइट्स के बीच में डायलॉग बाजी एंड पिस्टल एंड गन्स का लाउड नॉइज यूज किया जाना। एंड इवन एंडिंग भी भाई प्रेडिक्टेबल होती थी कि एंडिंग में अच्छाई की जीत होगी एंड हीरो और विलन की फाइट में हीरो जीत जाएगा। लेकिन अपने धूम फ्रेंचाइज ने वो कर दिखाया जो इससे पहले तक इम्पॉसिबल माना जाता था। धूम ने एक्शन के इस जॉनरा को एकदम बदल के रख दिया, जहाँ धूम 1 में हाई ऑक्टेन एक्शन को दिखाया गया बाइक के साथ में, जिसमें हमें पहली बार हायाबुसा जैसी बाइक से इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉस जैसे मॉडिफिकेशंस एंड रियलिस्टिक एक्शंस को बाइक के साथ स्टाइलाइज करके दिखाया जाना एंड हीरो और विलन को बराबरी में दिखाना वाज नेवर डन बिफोर। एंड अगर आप सोच रहे हो कि धूम 1 में रियलिस्टिक एक्शन क्या था, तो मैं आपको बता दूं, कबीर और अली के उस बाइक चेज वाले सीन में जब कबीर और अली ट्रेन के ऊपर से बाइक जंप करवाते हैं, वो स्टंट एक्चुअली में रियल में शूटिंग करवाया गया था। वही धूम 2 एक्शन और क्रिएटिविटी के मामले में धूम 1 से 2 कदम आगे निकल गई थी। यहाँ पे बाइक्स का यूज बहुत ही लिमिटेड रखा गया था, बिकॉज आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे कि धूम 1 में जो भी दिखाया गया उसको रिक्रिएट करे, उसको दोबारा से रिपीट करे। सो एज रिजल्ट एक ऐसा चोर को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस था बट डिस्गाइज करने में उस्ताद था। मुझे आज भी याद है जब थिएटर में मैंने इस मूवी को देखा था, तब आर्यन यानी मिस्टर ए का वो स्टैचू बन के डायमंड को चुराना या फिर बुड्ढा सिक्योरिटी बन के सीवर में जाना एंड वो पानी के साथ आइकॉनिक एंट्री एंड रोलर ब्लेड्स पे मैग्नेटिक ग्लव्स का यूज करके बाइक से तेज भागना एंड मैराथन में घुल में जाना, उफ भाई कमाल का चेस सीन था। इवन धूम 2 के स्टार्टिंग में ही मिस्टर ए जिस तरीके से क्वीन ऑफ इंग्लैंड के डिस्गाइज का यूज करके उनके क्राउन को चुराता है एंड देन डेजर्ट बोर्डिंग करके एस्केप करता है, ये पूरी मूवी के एक्शन के लेवल को डिफाइन करता है कि इस बार चोर ना सिर्फ स्मार्टर है, बल्कि उसके लिए चोरी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक आर्ट है, एक कला है, जिसका यूज करके वो पूरे दुनिया में अपना नाम इम्प्रिंट करना चाहता है। देखो, बॉलीवुड में पहले जितने भी ट्रेडिशनल मूवीज आती थी, चाहे वो एक्शन ले लो या फिर ड्रामा, प्रोटैगनिस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे। लोगों को यूजुअली फर्क नहीं पड़ता था कि एंटागनिस्ट के रोल में कौन है या उसकी बैक स्टोरी क्या है। एक तरह से हीरो वर्शिप ही समझ लो। लेकिन धूम फ्रेंचाइज चेंज दैट ट्रेडिशन एंड विलन के रोल को सिग्निफिकेंटली उतना ही इंपॉर्टेंस दिलवाया जितना कि एक हीरो को दी जाती है। धूम मूवी में हीरो और विलन को एक बराबर इंपॉर्टेंस दी गई एंड इवन फिल्म के शुरू होने के 30 मिनट के बाद एक बड़े से चेस सीन में विलन यानी कबीर की एंट्री करवाते हैं, उसका फेस रिवील किया जाता है एंड उसको फर्स्ट डायलॉग मिलता है, एस्टैब्लिशिंग कि विलन का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है इस मूवी में जितना कि मेन प्रोटैगनिस्ट जय दीक्षित का है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी फेल इन लव विद अ नेगेटिव कैरेक्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, एक नेगेटिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देने के लिए मूवी की एंडिंग ऐसी रखी गई जिसमें कबीर रेसेस ओवर द क्लिफ, इंडिकेटिंग ना तो हीरो की जीत हुई ना विलन की हार। और ये ट्रेडिशन को धूम 2 में एक और लेवल और ऊपर ले जाया गया। इस बार धूम 2 में फोकस ज्यादा था चोर के ऊपर, उसके स्टाइल के ऊपर, उसके कैरिज्मा के ऊपर एंड ऐश्वर्या राय और ऋतिक के ऊपर। कैसे मिस्टर ए के लिए चोरी एक मजबूरी नहीं थी, एक आर्ट फॉर्म थी एंड कैसे वो अपने स्किल्स का यूज करके चोरी करता है एंड एस्केप करता है। इस चीज ने ना सिर्फ जय दीक्षित एंड अली को इम्प्रेस किया था बल्कि हम एज ऑडियंस भी इम्प्रेस हुए थे। धूम 1 के रिलीज के बाद मेकर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि धूम इज नॉट जस्ट अबाउट हीरो और मेन गाय, बल्कि धूम विलन की थी, उसके चोरी के बारे में थी। हेंस विलन एज न्यू प्रोटैगनिस्ट वाज बोर्न। धूम 2 में हर चोरी से पहले आपको एक प्रॉपर बिल्डअप दिया जाता है। कहाँ है मिस्टर ए एंड बिफोर यू कैन गेस ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन डिस्गाइज। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ धूम। अपने पिछले मूवी की तरह इस बार भी अपने विलन या फिर एंटी हीरो की कहानी वैसे ही खत्म होती है जैसे कबीर की हुई थी। बस फर्क इतना है कि इस बार मूवी का विलन जिंदा बच जाता है एंड ही लिव्स ऑन अ हैप्पी लाइफ, इंडिकेटिंग कि ना तो हीरो की जीत हुई ना विलन की हार।
किसी भी फ्रेंचाइज को एक कल्ट का स्टेटस देना या फिर उसको पॉपुलर बनाने के पीछे उसके विजुअल अपील या फिर उसके आइकॉनिक मोमेंट्स जो क्रिएट किए जाते हैं बड़े पर्दे पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन को आज भी सबसे फैन फेवरेट कहा जाता है, फिर चाहे उसका आई एम आयरन मैन वाला सीन हो या फिर एवेंजर्स मूवी का आइकॉनिक टीम अप सीन। ये कुछ ऐसे मास अपीलिंग सीन्स होते हैं जिन्हें क्रिएट किया जाता है यही सोचकर कि आने वाले सालों में यही सीन को सोच के फैंस इस मूवी को याद रखेंगे। एंड सेम गोज टू धूम फ्रेंचाइज। धूम मूवी के बारे में अगर हम याद करते हैं तो हमें याद आता है बाइक से फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाना, उसका स्टाइल, उसका विजुअली स्टनिंग अपील एंड ऑफ कोर्स उसका मेन थीम सॉन्ग धूम मचाले। आई मीन कम ऑन, आज के टाइम का हर बच्चा जानता है धूम मचाले गाने को। धूम ने बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स दिए थे, जैसे जॉन अब्राहम के कैरेक्टर कबीर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो या फिर उसका कार को क्लिफ से फेंक के वो कोल्ड वॉक हो। ऐसा पहले कभी भी बॉलीवुड में विलन को पोर्ट्रे नहीं किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ईशा देओल के कैरेक्टर का जो सेकंड हाफ में एक इंट्रोडक्शन आता है ना, वो ट्विस्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इवन द ओजी सॉन्ग धूम मचाले को जब शूट किया गया था तो उसका इंग्लिश वर्जन भी टाटा यंग से रिकॉर्ड करवाया गया था। वहीं धूम 2 में जहाँ फोकस ज्यादा हमारे मिस्टर ए पे था, मूवी का आइकॉनिक आइटम सॉन्ग को पहली बार एक लड़के ने अपने डांस से ज्यादा फेमस किया था टिल दिस डे। धूम 2 को अपने पिछले प्रेडिसेसर से ज्यादा ग्लैमराइज्ड बनाया गया था, फिर चाहे वो मिस्टर ए का चार्मिंग पर्सनालिटी हो या फिर ऐश्वर्या राय की वो सेक्सी आंखें हो या फिर विपाशा बासु का वो बिकिनी वाला सीन हो। इवन एक्शन सीन को भी ऐसा स्टाइलाइज्ड बनाया गया था, आज के डेट तक वो कल्ट के अंदर गिने जाते हैं। एंड कैसे भूल सकते हैं ऋतिक की उस वॉक को, भाई साहब विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय तक मुड़ के देख रही थी। तो पता है यही चीज ना मूवी की वॉचबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब कोई मूवी अनएक्सपेक्टेडली हिट हो जाती है तो उसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ही हैवी पड़ता है। कल्चरल इम्पैक्ट का मतलब ही होता है कि जब कोई भी आर्ट फॉर्म आपको इस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर देती है कि आपके बिलीव्स, आपके हैबिट एंड आपके चलने ढलने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब जैसे तेरे नाम में अपने भाईजान के हेयर स्टाइल को पता नहीं कितनों ने कॉपी किया था, या फिर अपने पुष्पा भाव की तरह चप्पल पहन के सारे लॉन्डे एटीट्यूड मारा करते थे। तो धूम मूवी का कल्चरल इम्पैक्ट भी कुछ ऐसा ही था। 2004 के धूम मूवी रिलीज के बाद बाइक्स की सेल्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई थी। इनफैक्ट बाइक्स का क्रेज भी यही फिल्म लेके आया था। अपने MS धोनी के 2007 का वर्ल्ड कप विनिंग लुक धूम के कबीर से इंस्पायर्ड था। ये तो चलो सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑडियंस के ऊपर कल्चरल इम्पैक्ट की, लेकिन ये इम्पैक्ट सीधा बॉलीवुड के ऊपर भी हमें देखने को मिला। मूवीज के विलन रोल्स को और ज्यादा सीरियस लिया जाने लगा। बॉलीवुड में एंटी हीरोज का कल्चर स्टार्ट हुआ, जिसको आप डॉन या फिर रोबोट जैसी मूवीज में भी देख सकते हो, जिसमें हीरोज से ज्यादा विलन्स की चर्चा हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलीवुड की वही ट्रेडिशनल कॉप और क्रिमिनल के कैट एंड माउस की चेस को भी यहाँ री इन्वेंट करके कॉप और क्रिमिनल के बीच एक न्यू डायनामिक को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आज भी चलता आ रहा है। तो धूम 3 के लगभग 11 सालों के बाद अब जब फाइनली धूम 4 को अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें मेन लीड रोल में रणबीर कपूर को कास्ट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेंगी। बिकॉज देखो, वैसे तो धूम 3 कमर्शियली सक्सेसफुल तो थी, लेकिन फैंस के लिए आज भी बेस्ट धूम मूवी डिबेटेबल होती है कि धूम 1 ज्यादा बेटर थी या धूम 2। बट अब जब ऐसा कहा जा रहा है कि धूम 4 एक तरह से रिबूट का काम करने वाली है, जिसमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के कैरेक्टर को रिकास्ट करने की बात चल रही है, तो ऐसे कहीं ना कहीं फैंस के बीच में एक डिबेट चालू हो गया है कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत। बट नेवरदलेस रणबीर कपूर की धूम 4 से एक एक्सपेक्टेशन तो रहेगी ही, बिकॉज आज के टाइम पे रणबीर कपूर ने अपने आप को एक मास एंटरटेनर तो प्रूव करके दिखाई दिया है। एंड आज के टाइम पे जहाँ पे हमें इतने सारे कंटेंट्स का एक्सपोजर मिलता है, धूम 4 कैसे अपने नैरेटिव को हमारे सामने रखती है एंड इस फ्रेंचाइज को रिवाइव करती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप बताओ, आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है धूम 4 को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जेडी बोलेगा एपिसोड 3 कैसा लगा आपको, और क्या आपके पास जेडी बोलेगा एपिसोड 4 के लिए आइडियाज हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।